जूही एक ऐसी लड़की थी जो अक्सर छोटे कपड़े पहना करती थी और खुद को छोटे कपड़े में ही कंफर्टेबल समझती थी। पर उसकी शादी ऐसे घर में हो जाती है जिस घर की बहू घूंघट में रहा करती थी। पर जूही ऐसी नहीं थी। शादी के बाद भी वो छोटे कपड़े ही पहना करती। ऐसे ही एक दिन जूही की सास कुसुम पूजा कर रही होती है। तभी वहाँ जूही छोटे कपड़े पहनकर आ जाती है। अपनी बहू के छोटे कपड़े देखकर कुसुम को बहुत गुस्सा आता है और वो जूही पर अपना गुस्सा निकालती है। अरे ओ करमजली बेशरम निहायती बदतमीज कहीं की। अरे ये तेरा मायका नहीं ससुराल है और यहाँ पर थोड़ी शर्म कर ले। मंदिर में भला ऐसे कपड़े पहनकर कौन जाता है? माँ, मायके में तो मैं कभी मंदिर में पैर नहीं रखती थी, पर यहाँ आपने सख्त हिदायत दी थी, इसीलिए सुबह सुबह मंदिर आ गई। वरना मैं तो अपने पति दिनेश को किस करके अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए चली जाती। और हाँ, ये कपड़े मैंने इसीलिए पहने ताकि आज मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकूं। क्या घूमने जा रही है, वो भी इन कपड़ों में? अरे बहू थोड़ी तो शर्म कर ले। अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए हैं और तू ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी, लोग क्या बोलेंगे? सारे मोहल्ले वाले मुझ पर थूकने लगेंगे। मेरा नाम जूही है और मैं कभी किसी की नहीं सुनती। जिसको जो बोलना है बोलो। और वैसे भी यहाँ के लोगों को कपड़े पहनने का सेंस नहीं है। सो बाय बाय सासू माँ। जूही अपनी सास की एक नहीं सुनती और अपनी मनमानी करती है। अब इसी तरह से हमेशा जूही छोटे कपड़े पहनकर घर में स्टाइल मारती और आसपास के लोग बातें बनाते। सब यही गुजरता जाता है पर जूही अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ऐसे ही एक दिन जूही मार्केट से शॉपिंग करके घर आ रही होती है। तभी वो कुछ हैंडसम लड़कों को रोड पर खड़ा देखती है। अब जूही उन हैंडसम लड़कों को देखकर उन लड़कों को आंख मार देती है। अब क्या था, वह हैंडसम लड़की एक गुंडे थे। वो सभी जूही के पीछे पड़ जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। ये क्या बदतमीजी है? मेरा रास्ता छोड़ो। और तुम सबकी हिम्मत कैसे है मुझे टच करने की? देख रहे हो भाई कैसे भाव खा रही है। पहले खुद ने आंख मारा, हमें इशारे दिए, हमें इनविटेशन दिया और अब हमें बदतमीज और बेशर्म कह रही है। बेशर्म हम नहीं मैडम, बेशर्म तुम हो। इतने छोटे कपड़े पहनकर हम हैंडसम लड़कों के दिल पर गोलियां चला रही हो। अब तुम जैसी लड़की इतने छोटे कपड़े पहनकर घूमेगी और हम जैसे लड़कों को आंख मारेगी तो हम तो तुम्हारे पीछे ही आएंगे ना। अब वो सभी लड़के जूही का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। पर जूही हार नहीं मानती और जैसे तैसे करके उनसे पीछे छुड़ाकर घर आ जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जूही अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिनेश जूही से कहता है, माँ बता रही थी कि आज तुम शॉपिंग करने गई थी और आने में बहुत टाइम लगा दिया। तुम्हारी माँ तो इसी तरह से तुम्हारी बस कान ही भरती रहती है। उन्हें तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम है। मैं छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाऊं, देर तक शॉपिंग करूं या कुछ और, उन्हें बस मेरी हर चीज से एतराज है। ऐसा नहीं है जूही, माँ तो बस मुझे बता रही थी और अच्छा ही हुआ जो तुमने शॉपिंग करी, क्योंकि कल हमें एक पार्टी में जाना है। इसलिए मैं बस तुमसे पूछ रहा था। तुम तो बेकार ही नाराज हो रही हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम छोटे कपड़े पहनो या साड़ी। मैं तो तुम्हें खुद बोलता हूँ कि तुम वो कपड़े पहनो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो। जूही हमेशा अपनी चलाती थी पर दिनेश अपनी बीवी को हमेशा सपोर्ट करता था और उसके फैसलों की रिस्पेक्ट करता था। पर जूही अपने घर वालों की सराबर रिस्पेक्ट नहीं करती थी। अब अगले दिन जूही पार्टी में जाने के लिए मिनी स्कर्ट डाल लेती है जो कि काफी छोटी थी। जूही की मिनी स्कर्ट और क्रॉप टॉप देखकर पहली बार दिनेश जूही से कहता है, जूही हम पार्टी में जा रहे हैं और फैमिली पार्टी में इस तरह की ड्रेस अच्छी नहीं लगती। तुम कोई सूट साड़ी या गाउन डाल लो, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। कल तो तुम बड़ा मजाक कर रही थी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कैसे कपड़े पहनूं, फिर आज तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? आखिर दिखाई दिया ना तुमने कि तुम भी अपनी माँ की जैसी हो। हाँ, ऐसा नहीं है जूही, मुझे सच में तुम्हारे कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं है, पर हम पार्टी में जा रहे हैं किसी की शादी में और वहाँ किसी ने भी ऐसे कपड़े नहीं पहने होंगे। तुम खुद को अनकंफर्टेबल फील करोगी, बस इसलिए तुम्हें कह रहा था। अगर तुम्हें मुझे अपनी बीवी कहने में शर्म आती है तो मुझे मत लेकर जाओ पार्टी में, और अगर लेके जाना चाहती तो मैं ऐसे ही जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारा। जूही के जिद के आगे दिनेश हार मान लेता है। अब जूही अपने पति और सास के साथ छोटे कपड़े पहनकर बाहर जाती है, जहाँ रास्ते में एक बार फिर वही गुंडे जूही को मिल जाते हैं। जूही उन गुंडों को देखकर छुपने की कोशिश करती है पर वो गुंडे जूही को पकड़ लेते हैं।
उस दिन तो तुम हमें चकमा देकर भाग गई थी, पर आज देखते हैं तुम हमारे हाथों से कैसे बचकर निकलती हो। देखो भाइयों, आज भी इसने हमें इनविटेशन दिया है, तभी तो इसने इतने छोटे कपड़े पहने हैं। लगता है ये इतनी हॉट और सेक्सी हमारे लिए बनकर आई है, पर ये सेक्सी लड़की आज बुढ़िया और इस लड़के के साथ क्या कर रही है? ये तेरा कोई नया शिकार है क्या? ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या जो तुम मेरी बहू को छेड़ रहे हो? और बहू, ये सब क्या है? तू इन्हें जानती है क्या? ये लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अच्छा, तो तू इसका पति है और ये बुढ़िया इसकी सास। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम अपनी बीवी को काबू में क्यों नहीं रखते? उसको थोड़ी सी तमीज क्यों नहीं सिखाते हो? क्यों चलते फिरते गुंडों के मुंह लगती है? इसने खुद हमें आंख मारी और छोटे कपड़े पहनकर हमारे सामने आती है। बेशर्म तुम्हारी बीवी है, हम नहीं। हम तो एक शरीफ गुंडे हैं। अगर हमें कुछ करना ही होता ना तो अब तक कर चुके होते। हम तो बस तुम्हारी बीवी को मजा चखाना चाहते थे ताकि वो थोड़ी शर्म सीख ले और अपनी इज्जत को खुद बचाकर चले। छोटे कपड़े पहनना गलत नहीं है, पर छोटे कपड़े पहनकर किसी को आंख मारना, वो भी लड़के को, और उन्हें भाव देना, ये गलत है, वो भी एक शादीशुदा लड़की के लिए। चूही जिन गुंडों से बचने की कोशिश कर रही थी, आज उन्हीं गुंडों की वजह से चूही को अकल आ जाती है और उसकी आंखें शर्म से झुक जाती है, क्योंकि आज पहली बार दिनेश और उसकी माँ को चूहे की इस वजह से शर्मिंदा होना पड़ा था। अब पता चला तुम्हें माँ क्यों छोटे कपड़े पहनने से रोकती थी और क्यों आज मैंने तुम्हें छोटे कपड़े पहनने से मना किया था। अब मैं तुम्हें अपने साथ पार्टी में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं अपनी और बेइज्जती नहीं करवा सकता। ऐसे गुंडे रोड पर खड़े होकर हंसी मजाक करते हैं और आती जाती लड़कियों को देखते हैं, पर आज वो लड़के तुम्हें रुककर हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और खुद को अच्छा कह रहे हैं, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सका। अब तो तुम्हें खुशी मिल रही होगी ना? बहू, बेशर्मी की हद होती है और तूने सारी हदें पार कर दी है। बहू, और भी लड़कियां हैं इस दुनिया में जो छोटे कपड़े पहनती हैं, पर वो तेरी तरह बेशर्मी पर नहीं उतरती। दिनेश अब पार्टी में नहीं जाता और वो सब घर आ जाते हैं और चूही को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि छोटे कपड़े कब पहने जाते हैं और कब पूरे कपड़े, जिसके बाद फिर कभी चूही इस तरह की हरकतें नहीं करती। भारती दिखने में बेहद खूबसूरत थी और उसकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते थे उसके काले लंबे घने बाल। उसकी चोटी नागिन की तरह बलखाती रहती थी। ये सब देखकर हर कोई उसकी सुंदरता और उसके लंबे काले बालों की तारीफ किया करते थे। ऐसे ही अब भारती के माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। एक दिन भारती को देखने के लिए अनुराग नाम का लड़का अपनी माँ कमला और बहन निक्की के साथ आता है। कमला तो पहली नजर में ही भारती को पसंद कर लेती है और कहती है, अरे भाई, हमें तो लड़की पसंद है। लड़की की सुंदरता तो देखो, वाह क्या ही कहना। और तो और इसके लंबे काले बाल इसकी सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करते हैं। ऐसी बहू किसे नहीं चाहिए। अरे हमें तो दहेज भी नहीं चाहिए। आप तो बस चट मंगनी और पट ब्याह कर डालो। हमें बस आपकी बेटियां अपने घर ले जानी है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में अनुराग और भारती का रिश्ता पक्का हो जाता है। जोर शोर से उन दोनों की सगाई होती है। हर तरफ खुशियों का माहौल था। देखते ही देखते उनकी शादी का दिन नजदीक आ जाता है। भारती और अनुराग की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद भारती अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी को बखूबी संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन भारती के ससुराल में उसकी मौसी सास करुणा आती है। करुणा भारती के बालों को देखकर कहती है, अरे भारती बहू, तेरे बाल तो बड़े ही सुंदर हैं। ऐसा लगता है जैसे नकली बाल लगा रखे हैं तूने। करुणा के मुंह से ये सुनकर भारती घबरा जाती है, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। भारती घबराते हुए बोलती है, नहीं नहीं मौसी जी, एकदम असली बाल हैं। आपको शायद गलत फहमी हुई है। अरे तू घबरा क्यों गई? ऐसा लग रहा है जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। वैसे सच बताऊं, भारती बहू तू तारीफ के लायक तो है। मेरी बहन लाखों में एक बहू ढूंढ कर लाई है अपने लिए। घर के काम काज में भी परफेक्ट है, सुंदरता में भी परफेक्ट है। बाल तो इतने ज्यादा परफेक्ट है तेरे कि पूछो मत। पूरे मोहल्ले में तेरे ही बालों की तारीफ होती रहती है। ऐसा कौन सा तेल लगाती है तू? कुछ भी तो नहीं। जैसा आप लोग नॉर्मल करते हैं तेल वगैरह, वही मैं भी करती हूँ अपने बालों के लिए। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती। सब कुछ तो भगवान की देन है मौसी जी। अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं तेरे बालों को छूकर देख सकती हूँ? भारती करुणा के मुंह से ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे एकदम से कोई बात याद आती है, जिसमें एक बूढ़ी औरत भारती से कहती है,
ध्यान रखना, इस जादुई बाल को कोई भी व्यक्ति ना छूने पाए। अगर कोई भी बालों की सच्चाई जानने के लिए उसे छूने की कोशिश करता है तो ये बाल तुरंत झड़ने लग जाएंगे। ये बात याद करने के बाद भारती कहती है, अरे मौसी जी, आप किन बातों के पीछे पड़ गई? मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर लाती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन अनुराग की छोटी बहन निक्की अपनी भाभी भारती से कहती है, भाभी एक बात बताओ, सच में आप अपने बालों में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करती हो? I mean, आपके बाल और आपकी अपनी मोटी चोटी देखकर ना ऐसा लगता है जैसे आप अलग से अपने बालों की केयर करती हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल भी आपके बालों जैसे हो जाएं। अरे निक्की, मेरे बाल तो नेचुरल हैं और मैं कुछ भी नहीं करती अपने बालों के लिए। जो चीज भगवान ने बना कर दी है वो चीज हमारे हाथ में तो नहीं है ना। और सच बताऊं तो मुझे ना तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं, अपने बाल तो बहुत बेकार लगते हैं। मैं क्या सोच रही थी ना, क्यों ना हम दोनों सैलून में जाकर अपने बालों को स्ट्रेट करवा लें। और अब आपके बाल भी थोड़े से घुंघराले हैं तो हम दोनों अपने बालों को ना थोड़ा स्ट्रेट करवा लेते हैं। हाँ, इतना बोलते ही निक्की भारती के बालों में हाथ लगाने वाली थी, तभी भारती निक्की को थोड़ा सा धक्का मारकर हटा देती है और कहती है, आप ना बुरा मत मानना मेरी इस हरकत को। वो दरअसल बात यह है कि मैं अपने बालों में केमिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं करवाती। मुझे नेचुरल तरीके से ही अपने बालों को अच्छा रखना पसंद आता है। और आपको जो करवाना है आप करवा सकती हैं, मुझे नहीं करवाना कुछ भी। अगर आपको नहीं करवाना तो मत करवाओ ना, लेकिन ये कौन सा तरीका है? आपने मुझे धक्का क्यों दिया? इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है। और भाभी, घमंड तो रावण का भी नहीं टिका, फिर तो आपके बाल क्या चीज है? इतना बोलकर मीठी अपने कमरे में आ जाती है। कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है। अब वो जानना चाहती थी कि आखिर भारती अपने बालों में ऐसा क्या लगाती है जिससे उसके बाल इतने सुंदर हैं। ऐसे ही एक दिन भारती घर पर अकेली थी। आज तो घर पे कोई नहीं है और मैंने कई दिनों से अपने बालों की साफ सफाई नहीं की है, क्यों ना आज कर लूं। इतना बोलकर भारती अपने सारे बाल उतारकर उसे अच्छे से वॉश करती है और फिर उसमें तेल लगाती है। थोड़ी देर के लिए भारती अपने जादुई बाल को उतारकर बेड पर रखकर सो जाती है और भारती बहुत गहरी नींद में हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो भूल जाती है कि उसके सर पर बाल नहीं है। वो किचन में चली जाती है। तभी वहाँ कमला आ जाती है। कमला भारती को गंजे रूप में देखकर हैरान हो जाती है। जब भारती की नजर कमला पर पड़ती है तो कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतना शांत क्यों हैं? बहू, तेरे बाल कहाँ हैं? तू तो गंजी है। ये सुनकर भारती भागते हुए अपने कमरे में जाती है और यहाँ वहाँ अपने बाल ढूंढने लगती है, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद भारती को बाल नहीं मिलते। तभी निक्की भारती के नकली बाल अपने हाथों में लेकर आती है और उससे कहती है, यही ढूंढ रही हो क्या भाभी? आपको शर्म नहीं आई हमसे इतना बड़ा झूठ बोलते हुए? अरे अगर आप गंजी थी तो हमें बता दिया होता, लेकिन ये नकली बाल लगाने का क्या मतलब बनता है? हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। एक बार मेरी बात सुन लो, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। हमें कुछ भी नहीं जानना, तुमने हमें धोखे में रखा है। तुम एक गंजी हो और तुमने अपने ससुराल वालों को झूठ में रखा है। जिनके साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, उन्हीं से तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है। हम तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। अब तुम हमारे घर में रहने के लायक नहीं हो। तभी वहाँ पर भारती का पति अनुराग आता है और अनुराग कहता है, मैं जानता हूँ कि भारती ने जो किया है वो गलत है। उसने हमें धोखे में रखा, लेकिन एक बार जान तो लो कि आखिर ऐसा क्या था जिस वजह से भारती ने हमें इतना बड़ा झूठ बोला। अनुराग के इतना कहने के बाद भारती अपनी पूरी बात अपने ससुराल वालों को बताती है। ये उन दिनों की बात है जब भारती कॉलेज जाया करती थी। बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। भारती को दिन प्रतिदिन अपने बालों को और ज्यादा सुंदर करने की चाह रह चुकी थी, इसलिए वो बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके बाल झड़ने लगते हैं और वो गंजी होने लगती है। उसकी यह हालत देखकर उसके पूरे परिवार को उसकी चिंता होने लगती है। धीरे धीरे भारती डिप्रेशन की ओर जा रही थी, क्योंकि अब भारती पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। ऐसे ही भारती सर पर कपड़ा बांधे हुए कहीं से जा रही थी, तभी अचानक उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो कि घायल रूप से एक पेड़ के नीचे बैठी थी। हर कोई उसे देखकर नजरअंदाज कर देता, लेकिन भारती उसके पास जाती है और उसे अस्पताल ले जाकर उसकी मरहम पट्टी करवा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी का रूप ले लेती है और भारती से कहती है, घबराओ नहीं भारती, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं बस यहाँ से भटक रही थी, तभी देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। तुम्हारी परेशानी जानने के लिए ही मैंने ये सब किया। और सच बताऊं तो तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अपनी परेशानी को छोड़कर तुमने जब मुझे घायल देखा तो मेरी मदद करने के लिए चली आई। बताओ आखिर क्या परेशानी है तुम्हारी? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। भारती उस औरत को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो जादुई औरत कहती है,
घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जादुई नकली बाल देती हूँ। ये जादुई बाल जब भी तुम अपने सर पर लगाओगी, इस बात का खास ध्यान देना कि कोई भी इस बाल को चेक करने के लिए इसे छुए ना। जैसे ही कोई इसकी सच्चाई जानने के लिए इसे छूने की कोशिश करेगा, वैसे ही ये धीरे धीरे झड़ने लग जाएंगे। और हाँ, इस बात का तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना कि जब तुम्हारे सर पर बाल लगे रहेंगे, तब कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, तुम्हारे सर से नहीं हटा सकता। इस तरह से भारती नकली बालों के सहारे ही अपना जीवन बिताने लगती है। और मुझे सबसे ज्यादा परेशानी तो तब हुई जब मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी। अब एक माँ बाप के लिए उनकी बेटी की शादी को लेकर बहुत सारे अरमान होते हैं, लेकिन गंजेपन के कारण हर कोई मुझसे शादी करने से मना कर देता था। लेकिन आप एक बार ये सोचो माँ जी, कि अगर मेरी जगह निक्की होती तो क्या करती हैं आप। इसीलिए मेरे माँ बाप ने और मैंने आपसे ये झूठ बोला। भारती की पूरी बात जानने के बाद ससुराल वाले उसे माफ कर देते हैं। कमला और निक्की दोनों भारती को उसके जादुई नकली चोटी के साथ स्वीकार कर लेते हैं और हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। विक्रम का अपना खुद का साड़ी का शोरूम था। उसके पास काफी लोग थे काम करने के लिए, पर उनमें से किसी को भी साड़ी पहननी नहीं आती थी और ना ही वो लोग कस्टमर का ध्यान अपनी ओर खींच पाते थे। इसलिए विक्रम खुद अपनी साड़ी को बेचने के लिए ग्राहकों से डील किया करता था। अरे मैडम, आप इतनी सुंदर हैं, फिर क्या दिक्कत हो रही है आपको ये साड़ी लेने में? साड़ी तो अच्छी है, पर ये साड़ी उल्टे पल्ले की है और मैं तो सीधे पल्ले की साड़ी बांधती हूँ। अरे मैडम, बस इसलिए आप इतनी सुंदर साड़ी को रिजेक्ट कर रही हैं? आपको इस साड़ी को पहनने का मैं तरीका बताता हूँ। इतना बोलकर विक्रम उस औरत को साड़ी पहनने का सही तरीका बताता है और साड़ी पहनकर दिखाता है। विक्रम को साड़ी में देखकर वहाँ बैठी औरतें हंसने लगती है। भैया, तुमने तो हम औरतों को भी साड़ी पहनने में पीछे छोड़ दिया। आखिर इतनी अच्छी साड़ी कहाँ से पहननी सीखी तुमने? अब क्या करूँ मैडम, मेरा तो काम ही ऐसा है कि अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखानी पड़ती है। वैसे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। अब जब आपने मुझे साड़ी पहनने का सही तरीका बता ही दिया है, तो इस साड़ी को पैक भी कर दीजिए। इस साड़ी को लेकर आपने बिल्कुल सही फैसला किया है मैडम। ये साड़ी स्पेशल आपके लिए ही बनी है। इस तरह से विक्रम साड़ी की दुकान पर अपने ग्राहकों को खुद साड़ी पहनकर दिखाता है। ये सब कुछ मोहल्ले की पड़ोसन देख लेती है और गली में आकर ढिंढोरा पीटने लगती है। अरे बहन, हमारा विक्रम तो साड़ी पहनना बहुत अच्छे से जानता है। नेहा की तो किस्मत ही खुल गई, साड़ी पहनने वाला पति जो मिल गया। अरे बहन, क्यों मजाक कर रही हो? भला विक्रम आदमी होकर साड़ी क्यों पहनेगा? अरे बहन, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो विक्रम की दुकान पर खुद जाकर देख लो कि ऐसे वो अपने ग्राहकों को साड़ी पहन पहन कर दिखाता है। पर जो भी कहो, विक्रम साड़ी में बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से अब गली के पड़ोसी आपस में बात करके हंसने लगते हैं और तभी नेहा घर से बाहर निकलती है। नेहा को देखकर औरतें नेहा के पास जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। नेहा बहू, तूने बताया नहीं तेरा पति साड़ी पहनता है? आप ये क्या कह रही हैं? साफ साफ कहिए ना। नेहा बहू, अब इतनी अनजान मत बन। अब मुझे समझ आ गई तू अपनी पति से रोज रात को लड़ती क्यों है। अब जिस औरत का पति साड़ी पहनता है, वो बेचारी कर भी क्या सकती है। अपने मोहल्ले की औरतों की ऐसी बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पड़ोस की आंटियों को जवाब देकर घर में वापस चली जाती है। ये आंटी लोग अपने आप को समझती क्या हैं? इनके पास कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तब किसी न किसी घर की चुगली करती ही रहती हैं। अरे अपना घर तो संभाला नहीं जाता इन लोगों से, दूसरों के घर में ताक झाक करती रहती हैं। आने दो विक्रम को, आज उनकी खैर नहीं। उनकी वजह से ही मुझे इतना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ रहा है। गुस्से में आग बबूला नेहा विक्रम के आने का इंतजार करती है और रात को जब विक्रम घर आता है। नेहा डार्लिंग, आज बहुत भूख लगी है, कहाँ हो? खाना बनाया नहीं? मर गई तुम्हारी नेहा डार्लिंग, अब ना बाहर जाके खाना खा लेना। अरे पर हुआ क्या, तुम इतनी नाराज क्यों? आखिर तुम अपनी इन हरकतों से कब आ जाओगे? अरे तुम्हारे शोरूम में और भी तो लोग होंगे ना, वो साड़ी पहनाकर नहीं दिखा सकते क्या कस्टमर को? तुम ही रह गए हो क्या कस्टमर को खुश करने के लिए? और अगर साड़ी पहनने का इतना ही ज्यादा शौक है ना तुम्हें, तो ये पैंट शर्ट छोड़ के ना साड़ी पहनना शुरू कर दो। नेहा बस भी करो, हर समय लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। और मैं अपने कस्टमर को साड़ी पहनकर इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि वो मेरा शोरूम है और मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्राहक मेरी दुकान से खाली जाएं। तुम्हें ना सिर्फ अपने कस्टमर की पड़ी है, मेरी इज्जत की कोई परवाह है ही नहीं तुम्हें। तुम्हें पता है मोहल्ले वाले ना मुझे ताने सुना रहे हैं। तुम्हारी बातों से लगता है आज भी मुझे तुम्हारी बातों से ही पेट भरना पड़ेगा। विक्रम नेहा की बातों से नाराज होकर घर चला जाता है और बाहर से खाना खाकर आता है।
अब ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर नेहा का गुस्सा शांत नहीं होता। जिसके बाद विक्रम नेहा को मनाने की कोशिश करता है। नेहा यार मान भी जाओ, चलो ठीक है, मैं अब से अपने ग्राहकों को साड़ी पहनकर नहीं दिखाऊंगा, अब तो खुश हो। प्रॉमिस करो कि तुम अब कभी साड़ी नहीं पहनोगे। तुम्हें मालूम है इन सारी चीजों की वजह से ना मुझे बहुत सुनने को मिलता है, और तुम मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? दुकान में कुछ औरतें रख लो जो ग्राहक को साड़ी पहनकर दिखा सके। मैं सब समझ गया, अब मैं ऐसा ही करूंगा। मैं आज ही जा रहा हूँ शोरूम में और वहाँ पोस्टर लगा देता हूँ कि मुझे कुछ साड़ी पहनने वाली औरतों की जरूरत है। विक्रम नेहा के लिए दुकान में अपने ग्राहकों के सामने साड़ी पहनना बंद कर देता है और दुकान के बाहर एक पोस्टर लगा देता है। बड़ी मुश्किलों से उसे एक औरत मिलती है। साड़ी तो तुमने अच्छी पहनी है, पर मेरे शोरूम में तुम्हारा एक ही काम होगा, जो भी ग्राहक आएंगे तुम्हें उन्हें सही तरीके की साड़ी पहनकर दिखानी होगी, ताकि हमारे कस्टमर हमसे साड़ी ले सकें। इसलिए तुम मुझे हर तरीके की साड़ी पहनकर दिखाओ। अब विक्रम उस औरत का टेस्ट लेता है और वो औरत अपने टेस्ट में पास हो जाती है, जिस वजह से विक्रम उस औरत को अपने शोरूम के लिए रख लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर जब भी साड़ी पहनकर दिखाने की बारी आती तो वो औरत उल्टे सीधी साड़ी पहनकर ग्राहकों को दिखाती, जो कि कस्टमर को पसंद नहीं आती, और वो बिना साड़ी लिए दुकान से चले जाते। तुम्हें इतने अच्छे से साड़ी पहननी आती है, पर फिर भी तुम अपना काम जल्दी खत्म करने के लिए कस्टमर के सामने उल्टी सीधी साड़ी पहनती हो, जिस वजह से कस्टमर बिना साड़ी लिए ही भाग जाते हैं। साहब, साड़ी के ऊपर दोबारा साड़ी पहनकर दिखाना कोई आसान काम नहीं होता। तो किसने कहा तुम्हें साड़ी पहनकर आने के लिए? घर से सूट पहनकर आओ या कुछ और। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। माफ करना सर, पर मेरे ससुराल में साड़ी के अलावा कोई दूसरा कपड़ा पहनना अलाउड नहीं है। इतना बोलकर वो औरत खुद काम छोड़कर चली जाती है, जिस वजह से एक बार फिर विक्रम खुद अपने कस्टमरों को साड़ी पहनकर दिखाता है। पर तभी वहाँ नेहा आ जाती है और ये सब देख लेती है, जिसके बाद नेहा अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती और शोरूम के अंदर ही अपने पति पर गुस्सा होने लगती है। तुम नहीं सुधरने वाले ना? कसम खा रखी है तुमने कि तुम मेरी नाक कटवा कर ही रहोगे। पहले तो सिर्फ मोहल्ले की औरतें ही बोलती थी मुझे, और अब तो रिश्तेदार भी मुझे ताने देने लग गए हैं। वो भी कहने लगे हैं कि नेहा का पति साड़ी पहनता है। आखिर अपनी हरकतों से कब आ जाओगे तुम? कैसे बेशरम इंसान हो यार तुम, कानों पे जूं तक नहीं रेंगती तुम्हारी। नेहा सभी के सामने विक्रम को खड़ी होटी सुनाकर चली जाती है। विक्रम को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। ये सब विक्रम के दुकान में काम करने वाला राजू देख लेता है और घर जाकर नेहा को सारी बात बताता है। मैडम, आपको ऐसे सबके सामने गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आप नहीं जानती कुछ दिनों से शोरूम नुकसान में जा रहा है, और सर ने जिस औरत को काम पर रखा था वो औरत भी अचानक से काम छोड़कर चली गई। दुकान खाली पड़ी हुई थी, इसलिए जब एक आधी कस्टमर आए तो सर ने खुद साड़ी पहनकर उन्हें दिखाया। और मैडम जी, विक्रम सर अकेले नहीं है जो अपनी दुकान में साड़ी पहनकर कस्टमर को दिखाते हैं। आप और दुकान में भी जाकर देख सकती हैं। इतना बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है और नेहा को अपनी गलती का एहसास होता है। अब नेहा जब विक्रम से मिलने शोरूम जाती है तो वो दुकान में देखती है कि किस तरह से सभी दुकान वाले अपने ग्राहकों को लहंगा साड़ी पहनकर दिखा रहे हैं। अब नेहा को समझ आ जाता है कि विक्रम ऐसा क्यों करता है, जिसके बाद वो अपने पति से माफी मांगती है और फिर कभी उस पर इस चीज को लेकर नहीं भड़कती और ताने देने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब देती है।